नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएसटी की क्लास में ये आपका क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके सामाजिक विज्ञान में आपके हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हमारे अतीत से हम पढ़ेंगे और ये आपका अध्याय 2 है, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन तक उत्पादक। अब ध्यान सुनिएगा, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, तो यानी कि आपके जुलाई में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिल्कुल विस्तृत पढ़ा देंगे और इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगर इस वीडियो को, इस क्लास को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका सब कुछ यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें इसमें मेन है आपका कि आरंभिक मानव क्या थे, आग की खोज, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुए, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से एनसीईआरटी का पूरा क्लियर करेंगे ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी क्लास को रोजाना अच्छे से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है एसएसटी का, आप वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, बीच बीच में आपके साथ में एसएसटी में आपका सामाजिक विज्ञान जैसे हिस्ट्री का आपका हमारे अतीत चल ही रहा है, आपका भूगोल यानी जियोग्राफी का भी साथ में चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सभी एसएसटी का धीरे धीरे उसी में आपका क्लासेस सभी मिलेंगे आपके, ताकि आप सभी क्लास को आप अच्छे से तैयार कर पाए। और टॉपिक वही होगा जिससे कि आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट सेम टू सेम। क्योंकि ये देखिएगा, आप जब 6 to 8 का पढ़ाने के लिए जब आप सीटेट क्लियर करें तो क्वेश्चन भी आपको इन्हीं एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और डायरेक्ट कभी कभी तो आपको पैसा ही दे देता है कि इसमें से आप बताइए, तो पढ़े रहेंगे चीजें तो आपके हाथ में होंगी। क्लियर बात। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में सभी स्टूडेंट को जो है टेलीग्राम से जुड़ जाने, जिसका लिंक हमने जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर जुड़िएगा ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है वो भी हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं। ठीक है, यानी सभी स्टूडेंट का ध्यान रखिएगा कि अब इस बार आपको एसएसटी में 55+ का स्कोर करके मान के चलनी आपको टारगेट करना है और जो कंटेंट जो क्लास मिल रहा है उसको आप अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्लियर कराएंगे, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको लास्ट में हम करवा देंगे। आप उसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। शुरू करते हैं यहाँ से कि आरंभिक मानव से हम शुरुआत करेंगे क्लास का, कि आरंभिक मानव जिसको हम लोग आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं, यानी कि आरंभिक मानव या फिर हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव। ठीक है, कि मानव जहाँ शुरुआत हुई थी वो लोग कैसे रहते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, जानेंगे विस्तार से कि कहता है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो बात कहता है कि हम लोग उन लोगों के बारे में जानते जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अब ध्यान सुने, एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि आरंभिक मानव अब से कितने साल पहले रहते थे, तो उपमहाद्वीप पर यानी कि आज से जो है 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक याद रखिएगा। ठीक, आगे कहता आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी कि हम लोग के तरह जैसे इस समय के जो आपके आधुनिक मानव है, तो ऐसे आपके क्या था, टेक्निकल जमाना नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आरंभिक मानव क्या करते थे कि वह क्या आमतौर पर जंगल में ही रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इत्यादि इकट्ठा करते थे वो अपने भोजन ग्रहण करने के लिए। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यानी जो आखेटक यानी जो आखेट करते थे, यानी जो कह सकते हैं कि जो आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग रहते थे, जो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जो भोजन इकट्ठा करते थे, जो समुदाय भोजन इकट्ठा करते थे, वह क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे ताकि उनको भोजन जो है मिलती रहे। ठीक है, अब कहता है ऐसा करने के कई कारण भी थे, तो इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। कहता है पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए
और भोजन की तलाश उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। एक कारण ये भी हो सकता था कि जब क्या थे कि वह जंगल में रहते थे और जानवरों या फल फूल पर निर्भर होते थे, तो कहीं पर भी वह जब इकट्ठा कुछ समय रह जाते थे तो वहाँ के जो एरिया जो भी जगह का जो भी चीज़ें था वो खा करके समाप्त कर देते। इसकी वजह से भी उनको स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना होता था। दूसरा कारण कहता है कि दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी, अब मवेशी का अर्थ समझ लीजिएगा, मवेशी उन जानवरों को कहते हैं जैसे जो एक तरीके से पालतू हो जाए, ठीक है, जैसे आपके कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, ठीक है। अगर इनका अगर समूह आ जाए तो उसको हम मवेशी के नाम से या मवेशियों के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। तो मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी मवेशी यानी जो शिकार, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर उन्होंने पहले भेड़ या बकरी का अगर शिकार वो लोग करते थे, मोटी मोटा अगर हम बात करें तो क्या करते, तो वो भी झुंड में चलते थे, तो उनके पीछे पीछे ये भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे उनका पीछा करते हुए, ठीक है, ताकि उनको भोजन मिल सके। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे कि अगर यूँ कहें तो जैसे कि हर फल का एक सीजन होता है, जैसे आम क्या है आपको गर्मी महीने में मिलेगा ना, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आम जहाँ पर आम का बगीचा है या आम का जहाँ पर जंगल है तो वहाँ पर सिर्फ आपको ठंड में तो मिलेगा नहीं, तो उस वजह से भी वह क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाते थे। चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी जो है झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी ये एक चौथा मुख्य कारण ये भी हो सकता था कि पानी की भी तलाश में जो है वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। खासतौर पर कुछ ऐसे झीलें होती थी या कुछ ऐसे नदियाँ होती थी कि गर्मी के महीने में क्या होती थी भाई, सूख जाती थी, जिनकी वजह से उनको वह स्थान छोड़ करके उन स्थान पर भी जाना होता था जहाँ पर उनको पानी मिल सके। तो ये मुख्य कारण भी ये भी हो सकता था, ठीक। ये 4 कारण मुख्य था। तो क्लास पसंद आ रही तो जरूर एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी फ्रेंड जो है अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा इस क्लास को और साथ में जो है लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। और क्लासेस जो बताया जाएगा, जो भी क्लासेस एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी रहेगा और टॉपिक वही होगा जिससे कि आपके क्वेश्चन से सीटेट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को आपको पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी कि आरंभिक मानव जो हम ये आपस में बातें कर रहे हैं तो ये जानकारी हमें कैसे मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। तो कहता है पूरा तत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी शेष बचे हैं जिनकी वजह से हम इनकी गणना कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी जो आरंभिक मानव थे वो औजार के लिए क्या क्या यूज करते थे, या तो पत्थर का औजार बनाते थे, ठीक, या फिर वो लकड़ियों का भी औजार बनाते थे, या फिर कभी कभी वो हड्डियों का भी औजार बना करके जो है यूज करते थे, ठीक है। और इनका अवशेष आज भी कहीं न कहीं प्राप्त होता है। आगे सिम कहता है कि इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आज के समय में, तो आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ को काटना होता है तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर सब्जी काटना हो तो हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय क्या हम लोग क्या है कि इसको हम लोग लोहे में तब्दील कर दिए हैं कि हम लोगों को पता हो गया कि नहीं हाँ लोहे से बना लेंगे, इस औजार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आज के समय। यही अगर हम 200 साल या 2000 साल बाद की बात करें तो यही हमारा क्या होगा, एक इतिहास बन जाएगा कि हाँ 2000 साल पहले कि मानो इस तरीके से औजारों का यूज किया करते थे। उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो आरंभिक मानव थे वह इस तरीके के औजार यूज करते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कहता है कि कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण हथियार बनाए जाते थे। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं हंसिया की, ठीक है,
इस समय की जो हंसिया होती है जो काटने के लिए यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, हत्था लगा होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, हत्था लगा होता है। उसी तरीके से वो लोग भी जो है उसमें हत्थे लगाते थे, यानी कि मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाते थे। ठीक, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था लकड़ियों का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो कहता है कि पत्थर के औजार का उपयोग जो बाएं में दिया गया ये वाला सीन जो चित्र दिया गया, कहता है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो औजार आप देख रहे हैं ये इस तरीके, ये किसी भी फल या किसी के जड़ों को खोदने के लिए इस तरीके से आरंभिक मानव इस तरीके के औजार का यूज किया करते थे। आगे जो ये दाएं वाला है ये कहता है कि जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देख सकते हैं कुछ नुकीला टाइप का, ये जूम करके आपको बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये छोटा हुआ करता था ताकि ये सिलने में जो है जानवरों के खाल से जो वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दें पिछली क्लास में हमने आपका चैप्टर नंबर 1 जो हमने क्लियर कर दिया पूरे डिटेल में एनसीईआरटी, जो कि कब कहाँ और कैसे जो चैप्टर था। जिन छात्रों ने अभी नहीं देखा है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप वीडियो आप चैनल पर चले जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि जो आरंभिक मानव थे वो कैसे रहने की जगह कैसे निर्धारित करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। कहता है कि मानचित्र 2 में देखो। अब ये मानचित्र पहले एक बार आप निगाह देखिए, इसके बाद हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये है आपका भाई मानचित्र। चलिए बात करते, कहता है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखिर खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल वहां पर कहते हैं जहां पर बर्तन औजार, ठीक है, खाना वाले जो सामग्री ये सब जो मिलते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, पूरा स्थल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जहाँ बर्तन कुल्हाड़ी औजार मिलते हैं उसे हम जिस स्थान में मिलते हैं उसे हम क्या करते हैं, जहाँ पर रखा जाता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा स्थल बोलते हैं। क्लियर हो के बाद तो कहता है कि वे पूरा स्थल जहाँ पर आखिर संग्राहक जो है थे खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं और कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अब ज़्यादातर यूँ हम ऐसे कहें क्योंकि पानी तो रहना बहुत ज़रूरी है, तो नदियों के किनारे पर भी इनका जो है बस्ती जो है पाया गया था। ठीक है, अब चलिए कहता है कि लाल त्रिकोण वाले जगह को भाई हमें ढूंढना है। तो लाल त्रिकोण देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा ये लाल त्रिकोण बना हुआ देख सकते हैं, ये भीम बेटका लिखा, ये नाम याद रखिएगा। और कहाँ मिले, ये कुरनूल की गुफाएं, ये आप याद रखिएगा, कुरनूल की गुफाएं और हुंसी, ये दो नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये लगभग क्या है आपके नदी के किनारे ही हैं। ठीक है, आप देखिए भीम बेटका आज का क्या है, ये मध्य प्रदेश है। ये तीन जगह का हम नाम याद रखें, भीम बेटका, हुंसी और कुरनूल गुफाएं। यहां पर क्या था, पूरा स्थल आपके क्या थे, मिले हैं, प्रमाण इनका यहां पर मिला हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए इतना। अब संकेत में अगर हम बात कर लेते हैं, अब यह पूरा पाषाणिक जो पूरा स्थल था, जो ये सबसे पहले वाले जो प्रारंभिक मानव रहते थे वो उनका यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो है निशान मिला हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं नौ पाषाणिक पूरा स्थल के बारे में, जो नौ पाषाणिक अभी युग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो नौ पाषाणिक पूरा स्थल जो ये चौकोर वाला जो कि हुलतूर है, ठीक है, परवल्ली है, ठीक है, इन सभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोल्डिहवा है, ठीक है, और ये चीज़ें चिराद है, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख बुरजोहोम देख रहे हैं, मेहरगढ़ को, मेहरगढ़ का आपको नाम पता ही होगा, हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये सब क्या नौ पाषाणी के पूरा स्थल है, यानी यहाँ पर जो नौ पाषाण में जितने भी पूरा स्थल थे वो ये मिले हैं। ठीक है, अब बाकी महापाषाणी पूरा स्थल जो है, जो ये आपका हरा हरा कलर ब्रह्मगिरी, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मगिरी देख रहे हैं, ठीक है, आदि चन्नलूर देख रहे हैं, ये सभी जो हरा वाला इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ये महापाषाणी पूरा स्थल यहाँ पर मिले हैं। और जो इस तरीके का निशान है चित्र में, वो है आपके आरंभिक गांव जो बसना शुरू हुए थे। तो आरंभिक गांव की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जहाँ पर इस तरीके का सीन आपको दिखेगा, वहाँ पर सर्वप्रथम आरंभिक गांव मिले था, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनाम गांव जो है ये आपका आरंभिक गांव, सबसे पहला गांव ये था। ठीक,
और आधुनिक नगर कब बने सबसे पहले? तो आधुनिक नगर जो ये स्टार वाला चिन्ह है, देख सकते हैं मुंबई दिखाया है, कोलकाता में भी आपके आरंभिक यहाँ पर नगर सबसे पहले बने थे। ठीक, अभी हम आपको फिर से एक बार एनालिसिस कराएंगे, फिलहाल आपको कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिल गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कहता है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अगर यूं कहें तो आरंभिक मानव का बसने का भी एक पर्पज ये था, जहां पर अच्छा खासा पत्थर मिलता था जिससे कि वो औजार बना सके, वहां पर वो लोग ज़्यादा बसते थे। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट यहाँ आप ध्यान समझिएगा, जो कि अभी हमने आपको भीमबेटका के बारे में बताया। कहता है भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, जो कि आपके 4 ऑप्शन 2023 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पर भाई? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, कहता है इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। ये 2 नाम याद रखिए। भीमबेटका में क्या मिली है भाई? तो भीमबेटका पूरा स्थल में गुफाएं मिला है और कंदराएं मिली है। जो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में स्थित है। ठीक है, ये नोट पॉइंट में आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है शैल चित्रकला, इनमें से क्या हमें पता लगानी है? ये जो शैल चित्रकला है ये मिला हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर जो ये चित्र मिला हुआ, उदाहरण जो मिला, ये मध्य प्रदेश में मिला है और जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसे चित्र यहाँ पर मिला है, जिनमें जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता सजीव चित्रण किया गया, शिकार करते थे। ये अगर पूछा गया है कि ये कहाँ पर मिला हुआ है, तो ये तो मध्य प्रदेश में मिला है ये वाला चित्र। ठीक है, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी ये मिला हुआ है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आखिर संग्राहक से भोजन उत्पादन तक जो ये करते थे, तो ज़्यादातर वो क्या पत्थर वाले स्थान को देख करके वो रुका करते थे। ठीक, चलिए एक बात ये नोट आप लोगों को नोट कर लेनी है, ये नोट चीज़ें हैं। कहता है पूरा स्थल, वही हमने आपको बताया, ये परिभाषा कहता है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा स्थल बोलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में बताया जाएगा, यानी कि ये किताब वाला भाषा बोला है। फिलहाल आपको जान लेना है पूरा स्थल किसे कहते हैं। जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा स्थल बोलते हैं। सिंपल सा बात समझिए। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं आग की खोज। जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा भी था, ये इंपॉर्टेंट, इससे भी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आग की खोज पर। इसमें भी आपके सीटेट से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कहता है कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अभी हमने आपको बताया हुआ कुरनूल गुफा, ठीक है, ढूंढो। कहता है यहाँ राख के अवशेष सबसे पहले मिले हुए हैं। कुरनूल गुफा में जो है राख के अवशेष सबसे पहले मिले हैं। तो कहता है कि इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आग की खोज आरंभिक मानव ने पहले ही कर लिया था, याद रखिएगा। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो आज भी हम वही यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं को बहुत ज़्यादा परिवर्तन कि आज का आग का उपयोग आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? खाना बनाने में यूज कर रहे हैं, प्रकाश के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ये भी आपके क्या ये आरंभिक मानव जो थे वो जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे। अब चलिए हम आपको कुरनूल गुफा भी दिखा देते हैं, ताकि आपको पता हो जाए कि भाई कुरनूल गुफा सर्वप्रथम यहाँ पर आग का अवशेष मिला हुआ है। सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए कुरनूल गुफा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका भाई कुरनूल गुफा। और कुरनूल गुफा पे क्या मिला हुआ है? यहाँ पर मिला हुआ भी है राख का अवशेष मिला हुआ है। ठीक है, राख का अवशेष कहाँ पर मिला हुआ है? कुरनूल गुफा पे। इस पर क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम राख का जो मिला हुआ वो कुरनूल गुफा में मिला हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, जो कि कहता है कि नाम और तिथि, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
चीज़ें समझें, इससे क्वेश्चन जो भी बनेगा वो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा भी है सीटेट में, ध्यान समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। ठीक है, कहता है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को उन्होंने क्या कहा भैया, पूरा पाषाण काल कहा, ठीक है। यानी जो ये पुरातत्वविदों ने जो बड़े नाम रखे हैं उनमें आरंभिक काल, जो आरंभिक मानव या आरंभिक काल था, उनको उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा, ठीक है। अब कहता है कि यह दो शब्दों यानी पूरा, यानी कि पूरा मीन्स क्या होता है, प्राचीन, ठीक है। और पाषाण का अर्थ हमने पिछले क्लास में बताया था क्या होता है भाई, पत्थर होता है। यानी जो ये पूरा पाषाण का है तो पूरा अर्थ क्या हो गया भैया, पुराना यानी प्राचीन, और पाषाण मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। तो कहता है से बना, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताया जाता है। यानी इसमें अगर बात करें तो सबसे मुख्य क्या है भाई कि पूरा पाषाण काल में क्या था, पत्थर वाला ही काम हुआ। यानी औजार भी जो बने पत्थर के बने, गुफाओं में रहते थे तो गुफा भी क्या था, पत्थर का था। इसलिए इन्होंने पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल का नाम रखा, ठीक है। आगे कहता है कि पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो पूरा पाषाण काल का वो तिथि था, ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम था वो क्या था कि आज से जो है 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के आपके 12,000 साल तक इनका जो है डेट है ये बनाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है पूरा पाषाण काल। ये डेट याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल जो था वो आपके आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक पहले तक का माना जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। कहता है इन काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो ये पूरा पाषाण काल है भाई, इसको जो है 3 काल में इन्होंने विभाजित किया हुआ है। पहला तब इसमें विभाजित आरंभिक, और एक मध्य, और एक उत्तर पाषाण काल में इसको विभाजित किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। एक है आपका पहला, यानी कि उसको कह सकते हैं आरंभिक, ठीक, आरंभिक काल। दूसरा को हम कह सकते हैं मध्य काल, और तीसरा को इन्होंने रखा है उत्तर पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। आरंभिक पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, और उत्तर पाषाण काल में इन्होंने 3 युग में इसको बांटा हुआ है। आगे कहता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। यानी कि जो मानव जो इतना परिवर्तन हुआ या इतना सब कुछ खोज हुआ, ये सभी कहानी जो इसी पूरा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा 99% इसी काल में उलट फेर हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे इसमें कहता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी जिसमें हम पर्यावरण का बदलाव मिला उसको किसके युग में जानते हैं, मध्य पाषाण युग में जानते हैं, या मध्य युग में, या मध्य पाषाण काल में जानते हैं, उसको कहते हैं। नाम ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। आगे कहता है इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। यानी कि जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिले उसको हम मेसोलिथ कहते हैं। यानी कि मेसोलिथ का दूसरा नाम क्या है, मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग। इसका समय आप याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल का जो समय था भाई वह 12, ध्यान सुनिए, यह पूरा पाषाण काल आपका यहाँ तक समाप्त हो गया। आगे इसमें कहता है कि जो आपका मध्य पाषाण युग था वह आपका क्या था भाई, 12,000 साल से लेकर के, ठीक है, 12,000 साल से लेकर के जो है आपके 10,000 साल तक क्या है इसका माना जाता है। किसको भाई, मध्य पाषाण युग को। आगे इसी में कहता है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी इसका नाम कहते थे। यानी कि हम कहते हैं जो चीज़ें हम बड़े
पैमाने बनाते उसको हम लोग छोटा भी बनाते थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, जो भी औजार हुआ करता था वो बड़ा बड़ा हुआ करता था। लेकिन जब ये मध्य पाषाण युग शुरू हुआ तो इसमें पहले तो पर्यावरण का बदलाव भी इसी काल में हुआ, और इसमें जो भी औजार मिले वो क्या आमतौर पर क्या मिले, छोटे छोटे मिले। किस क्या मिले भाई, छोटे छोटे मिले। इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, प्रायः इन औजार में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आई जैसे औजार भी इसी काल में मिलते हैं। साथ साथ में पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी जो पूरा पाषाण काल में वो बड़े बड़े औजार बनाए जा रहे थे वो तो बनाए जा रहे थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे औजार भी साथ में बनाना शुरू हुए थे, जो कि मुख्य था। ठीक है, इस काल का पहचान था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगले युग की जो शुरुआत हुई वो 10,000 साल से पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। और नवपाषाण का मतलब क्या होता है, कहता है कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में लोग इसको ध्यान समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझ लीजिएगा कि नवपाषाण काल का जो शुरुआत था वो क्या था आपका, 10,000 पहले क्या था आपके, नवपाषाण काल था। ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं बदलती जलवायु। इसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बदलती जलवायु के बारे में कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, यानी अभी जस्ट हमने आपको बताया मध्य पाषाण युग में जो है आपके क्या है, उसमें पर्यावरण परिवर्तन हुआ। तो वहीं कहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिसमें गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे, जिससे कि जो कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। आगे कहता है कि जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। यानी इन लोग क्या थे, एक तरीके से कह सकते थे कि सीधा भी थे, घास खाते थे, तो इनके मन में भी उठा कि हम इसको पालना शुरू करते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गई। ठीक है, इसी काल में चलिए हम बात कर लेते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। चलिए इसी को हम बात करते हैं। इसी में ध्यान समझिए, इससे भी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। कहता है इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते उन लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए भाई, कृषि बन गए। ठीक, आगे कहता है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवर को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता, ठीक है, कुत्ता था। कुत्ते को जंगली पूर्वज कहा जाता था। तो ध्यान सुनिएगा कि सर्वप्रथम आरंभिक जो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया तो वो कुत्ता था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या है भाई, ये गाय, भैंस, बकरी क्या था, भेड़ था, तो ये क्या थे, घास चरते थे। तो ये भी आपने क्या जंगली जानवरों से बचने के लिए धीरे धीरे क्या बाहर आते गए। तो इन्होंने भी धीरे धीरे इनको पालना शुरू कर दिया और इनसे इन्होंने धीरे धीरे जब पालना शुरू कर दिया तो इस तरीके से इन्होंने क्या बन गए, आपके पशुपालक बन गए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते। कहते हैं कि घरेलू करण प्रक्रिया जो है, घरेलू करण की प्रक्रिया कर इसमें बोला हुआ है। कुछ बातें इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहता है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने को घरेलू करण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह भी कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवर
का लोग चयन करते थे। यानी कि हम यूँ कहें कि जो भी अगर मानव ने पौधे का इस्तेमाल किया, जो भी पौधा लगाते थे वह ज़्यादातर क्या होता था कि लाभकारी पौधा था, उसी को उन्होंने लगाना शुरू किया और जानवर वहीं पाले जो कि उनके लाभदायक था, जो कि उनको खतरा ना पहुंचा सके और उनको पालतू बना सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते जिनके बीमार होने की संभावना कम, यानी वो बीमार भी कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनसे बड़ी दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनका मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके, यानी सिंपल सा हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, मीडियम हो, मजबूत हो, रोग से जो भी पौधा हो रोग से ग्रसित ना हो। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उसे गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवर का आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि वह क्या करते थे, एक दूसरे को मारते काटते नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत सींग क्या थे, छोटे थे, यानी वो आक्रमणकारी नहीं होते थे। जैसे इस समय आप देख पा रहे होंगे कि भेड़ होता है पालने के लिए, बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या होते हैं, सिंपल सा होते हैं। ये सब क्या है, आक्रमण नहीं करते, यानी कि ये सब कह सकते हैं कि मांस नहीं खाते हैं, किसी को नहीं मारते हैं ना। और वहीं जबकि अगर देखा जाए बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, आज भी क्या है, ये लोग क्या, ये सब क्या है, शिकार करते हैं, शिकार खाते, आज भी ये सब क्या है, जंगल में ही रहते हैं, इसको पालतू नहीं बनाया गया। आगे हम बात कर लेते हैं, कहता अनाज का उपयोग। तो अनाज का उपयोग सिंपल सी बात करें हम लोग बीज के रूप में हुआ, खाद के रूप में हुआ और उपहार के रूप में हुआ और भंडारण के लिए भी इसका उपयोग हुआ, सिंपल सी बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक नवीन जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। कहता है कि आप किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के उगाने, पकने तक और पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। आगे कहता है कि अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण के लिए भी बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में जो है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, इन तरीके से इनको रखना शुरू किया। यानी हम कह सकते हैं अब यहाँ जो है, जो अभी क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान में इन लोगों की जो भटकने की प्रक्रिया थी वो अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, समाप्त होना शुरू हो गया। वो अब एक जगह पर क्या हुआ, रुकना शुरू किया, क्योंकि भाई अब बीज उगाएंगे यानी कि फसल उगाएंगे तो फसल के लिए आपको रुकना पड़ेगा, उसके भंडारण के लिए सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्थान चुनना शुरू कर दिया रहने के लिए। ठीक है, आगे कहता है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण या भंडार। कहता है जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ में ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता और जो भोजन के लिए क्या एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका था। यानी जो जानवर भी था वो भी आपके कह सकते हैं कि पशुपालन जो भी था, पशुपालन तो था ही, उसे हमें क्या मिलता था भाई, भोजन तो मिलता ही, साथ में आपके क्या है, मांस भी उनसे हमें प्राप्त हो जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कहता है कि आओ आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। चलिए हम बात कर लेते हैं। कहता है कि मानचित्र 2 में देखना है आपको। कहता है कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था। आधुनिक हम कैसे, आधुनिक का क्या था, कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं,
इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते। इन तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र में अगर हम बात कर लेते हैं, जो नीला वर्ग दिखाई दे रहा है, हमने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्या है कि हम कह सकते हैं कि अनाज इन्होंने यहीं पर उपजाया और यहीं पर इनका मिला। तो नीला वर्ग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो नीला वर्ग यहाँ पर आपको कुल्लूर दिख रहा है, परपल्ली दिख रहा है, यहाँ पर इनको क्या मिला, अनाज का क्या मिला भाई, स्रोत मिला यहाँ पर कि यहाँ पर जला भुना अनाज के अवशेष यहाँ पर मिला। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं। और उत्तर पश्चिम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, कश्मीर है भाई, यहाँ पर भी अनाज के अवशेष मिले। और मेहरगढ़ को तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर सर्वप्रथम आपके गेहूं और जौ का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आरंभिक मानव का यहाँ पर प्रारंभिक मिला, तो अवशेष मिला। तो मेहरगढ़ का नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये मुख्य है आपके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं भाई, ठीक। चलिए अब यहाँ तक अगर कहानी बढ़ी कि धीरे धीरे इन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, उससे आपके भोजन का वो करते गए। फिर धीरे इन्होंने खेती की तरफ बढ़ा, फिर खेती भी इन्होंने करना शुरू किया। तब इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, स्थायी जीवन की ओर इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। यानी एक स्थायी जीवन कैसे जीते, एक ही स्थान पर रहकर सभी चीज़ों को उपलब्ध करा ले, ठीक है। तो कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, यानी वर्तमान का जो कश्मीर अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। आज के समय हम लोग उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट वाला घर कहते हैं, ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। इसके आगे कहता है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम माना गया है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और आधुनिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का, ठीक है, मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि मसाला पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए भी हम जो है ओखली का प्रयोग करते हैं। गांव में आप देखेंगे तो आज भी पत्थर का मिलेगा, जो भी है आज गांव में भी देखेंगे अनाज पीसने के लिए जो चकिया होती है वो भी आपका पत्थर का ही मिलता है, ओखली भी पत्थर का मिलता है। हालांकि अब नए जनरेशन में आपके क्या है भाई, छोटे छोटे आपके स्टील के और ओखली आना शुरू हो गया, लोहे का आना शुरू किया, लेकिन आज भी गांव में ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो उसी तरह प्राचीन स्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवपाषाण युग के कुछ उपकरण आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे कि इनके कैसे कैसे पत्थर के बनाए गए उपकरण हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। आज भी आप देख पा रहे होंगे, गर्मी का मौसम आ गया है, ठीक है। गर्मी में जो है लोग क्या है, मटका का यूज करते हैं पानी रखने के लिए, ताकि उसमें पानी जो है वो ठंडा हो, ठीक है। तो आज भी इसका यूज होता है। तो कहता है नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि चित्र भी बने हैं, अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोग जो थे वो कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए
कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। किसमें भैया? नवपाषाण युग में। याद रखिएगा, नवपाषाण युग में इन्होंने कपास का खेती भी करना शुरू कर दिया था, यानी कपड़ा बुनना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण युग में इन्होंने मटका यानी कि मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए थे, और साथ में मिट्टी के बर्तन में इन्होंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया था नवपाषाण युग में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे, आज भी अगर देखें तो आज भी जो है मटके में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें खाना वाना भी पकती है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन बहुत कुछ हो गया, आज भी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। आगे कहता है कि क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, या ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरम में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब ध्यान समझिएगा, अभी जैसे अपने ही भारत में देखें तो बहुत जगह पर क्या होता है, बहुत जैसा स्थान होता है, ध्यान सुनिए, जैसा स्थान होता है वैसे वहाँ का क्या होता है, रहन सहन होता है, और वहाँ पर वैसे ही क्या होते हैं, कृषि किया जाता है। अब जैसे यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में क्या होता है भाई, आपका कह सकते हैं कि गेहूं का खेती होता है, धान का खेती होता है, और गन्ने का खेती मुख्य तौर पर देखा जाता है, पंजाब में देखा जाता है। लेकिन यही हर जगह नहीं हो, जम्मू में देखेंगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर जगह का जैसा स्थिति जैसा मौसम था वहाँ के लोग उस तरीके से विकास किए। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण की बात कर लेते हैं भाई। ये पॉइंट आपके सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु को आप भाई देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहता है कि मानचित्र 2 में देखिए, जो कि हम आपको मानचित्र में मेहरगढ़ को हमने बता दिया था। ठीक है, जो कि आज का पाकिस्तान में है। कहता है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और ईरान जाने वाले रास्ते का महत्वपूर्ण हिस्सा था यह। ठीक है, और बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। और ये देखिएगा इस बार सीटेट जो है आपके 2024 के एग्ज़ाम में, यानी कि जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसी में आपसे पूछा गया था कि स्त्री पुरुष ने जौ और गेहूं को उपजाना सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया था। उसमें 4 ऑप्शन दिया, तो जिसमें आपका मेहरगढ़ भी था। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। ठीक है, और मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी यहाँ पर अवशेष आपको मिला। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा कि मेहरगढ़ में, कहता है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है, ये मेहरगढ़ में जो घर बना था वो भी कैसा था भाई, चौकोर था। क्या था आपका, आयताकार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आयताकार होगा, या फिर क्या होगा भाई आपका चौकोर होगा, या फिर वर्गाकार। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि जो भी इन्होंने अनाज उपजाया उसको रखने के लिए इस तरीके से यूज करते थे, यानी घर बना करके। आगे कहता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में उन्होंने क्या किया, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, अब मेहरगढ़ में ये आप देख पा रहे हो, मेहरगढ़ में ये चित्र है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि ये देख सकते, ये कब्रिस्तान का है। ठीक है, ये है मेहरगढ़ के एक कब्रिस्तान का चित्र है, जिसे एक मानव कंकाल है, और यहाँ देख सकते एक बकरी भी इसमें रखा गया हुआ है। ठीक है, और उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी एक दुनिया होती है जिसमें खाने पीने के लिए भी सामान चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने इस कब्र में देख सकते हैं एक बकरी भी रखा हुआ है, जिसका ये कंकाल आपको यहाँ पर दिख रहा हो, और बहुत सारे सामान भी उन्होंने रखा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई है, तो ये लगभग आपका जो चैप्टर पूरा समाप्त तो हो गया है।
जो आपके लिए याद करने वाली पॉइंट वो हम आपको करवा देते हैं। ये ध्यान सुनिएगा, ये तिथियाँ याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। कहता है कि मध्य पाषाण युग जो था वो आपके 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक रहा। बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ था वो लगभग 12,000 साल पहले था, जो कि आरंभिक मानव का था, ठीक है। और नौ पाषाण युग का जो आरंभ काल था वो क्या था भाई, 10,000 साल पहले था नौ पाषाण युग का आरंभ काल, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ हुआ तो वो लगभग आज से 8,000 साल पहले था। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों साल आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में और बनेंगे भी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका हम आपको शॉर्ट नोट भी आपको करवा देंगे फास्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस अध्याय का एनसीईआरटी नोट्स भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी एनसीईआरटी का क्लास लेकर के आएंगे उसमें आपको शॉर्ट नोट भी लास्ट में आपको बताएंगे, ताकि कम समय आप चीज़ें क्लियर कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कहता है आरंभिक मानव की खोज में अगर बात कर लेते हैं, आरंभिक नगर या कहता है कि आरंभिक मानव जो थे वो आखेटक खाद्य संग्राहक या इस उपमहाद्वीप पर क्या थे 20 लाख साल पहले रहते थे, ठीक, जो कि हमने आपको बताया। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। भोजन जो है इन्होंने क्या जानवरों के शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ती, अंडे इत्यादि से इन्होंने इकट्ठा किया। कहता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या था कि भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ता था। चारा की तलाश या जानवरों के शिकार करते हुए उनके पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश और पानी की तलाश में भी जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे, ठीक है। अब पूरा स्तर का परिभाषा हमने आपको बता दिया। उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। भीमबेटका ये याद रखिएगा, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में कहता भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे और ये नर्मदा नदी के पास में स्थित है, ये नाम याद रखिएगा। अब कुरनूल गुफा को भी याद रखें, ये सीटेड एग्जाम में पूछा गया। कुरनूल गुफा जो आज का आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राख का अवशेष सबसे पहले मिला। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था आग का। और ये कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर राख का अवशेष मिला हुआ है। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे जहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछलियों का महत्वपूर्ण भोजन इन्होंने बनाया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आरंभिक पशुपालक और वह कृषक के साक्ष्य कहाँ मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते जो भी हमने आपको बता दिया कि मेहरगढ़ में आपके गेहूं, जौ का यहाँ पर मिला, बिहार, कोल्डिया, मध्य प्रदेश में, ये सब यहाँ पर जो अवशेष मिले उनका यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ बात कर ले कि बुर्ज होम में जो है वर्तमान का जो है कश्मीर है, इसमें लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें हम गर्तावास कहते हैं। आज के समय हम लोग इसको बेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये कश्मीर में मिलता है। इससे भी आपके सीटेट में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ तो भाई ये तो आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में जो है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ। सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह बोलन दर्रे के पास में है, ठीक है। बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। अगर बात करें तो ये मेहरगढ़ जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। इसके इलाके में सबसे पहले यहाँ पर आपके जौ और गेहूं का यहाँ पर उपजाना शुरू हुआ। साथ में आपके भेड़, बकरी पालना यहाँ पर सीखा। जहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले, जस्ट आपको हमने फिगर में भी दिखाया। मेहरगढ़ में कब्रों के कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी, जस्ट हमने आपको चित्र में भी दिखाया। अब बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। तो पूरा का पाषाण काल दो शब्दों से मिला है। पूरा का अर्थ होता है यानी कि प्राचीन, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर यानी ठीक है, पत्थर से बना हुआ है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आरंभिक, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आरंभिक, एक मध्य और एक उत्तर पाषाण युग में इसको बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो था वो 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक का जो समय रहा वो आरंभिक काल को कहते हैं, जो कि पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, वो 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक इसमें जा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं आपके, ये इसमें जो था इस काल में क्या छोटे छोटे औजार भी बनाए गए थे
और साथ में इसमें पर्यावरण जो बदलाव हुआ था इसी काल में हुआ था, ठीक है। और नवपाषाण काल जो था वो 10,000 साल पहले इस युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी आपके पास सीटेट के जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, उसमें आप इस टॉपिक का क्वेश्चन सभी लगाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीक में हम जितने भी चैप्टर कराते जाएंगे वीक में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे, ठीक है। और साथ में आप सभी समझिएगा, आप सभी के पास जो है 2011 से लेकर के 2024 तक का जो एग्जाम जनवरी का हुआ, ये आपके पास सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट देख लिए हैं, इस क्लास को जरूर आप सभी एक बार लाइक जरूर करिएगा, ताकि आने वाले समय और भी जबरदस्त कंटेंट लेकर के आए और क्वेश्चन और टॉपिक वही होगा जिससे कि आपके क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर आंख मूंद कर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में आप लोग घंटे के दौरान ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टारगेट आप सभी का SST यानी सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में आपका जो है आपका 55+ स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने इसी क्लास के वीडियो में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे पहले आ जाएगा, आप लोग वहां से इसको आप जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी क्लास है इंपॉर्टेंट नोटिस होता है वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।